नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों। भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 आने ही वाला है और आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया मेरे इस वीडियो पे, जिसको मैंने अंग्रेजी में बनाया था। और आप सब ने ये भी बोला कि ये हिंदी में क्यों नहीं बनाया हो। तो लीजिए, मैं हिंदी में प्रयास कर रहा हूँ। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, कृपया त्रुटियों को क्षमा करिएगा। लेकिन आज लेके आए हैं आपके सामने ये सेम वीडियो हिंदी में। तो देखिए, चलिए क्या होगा। एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। याद रखिए, ईश्वर सदैव आपके साथ है। जय हिंद, जय वंदे मातरम। तो अभी वीडियो में जाने से पहले अंग्रेजी में भी मैंने यही बोला था कि आप सबसे एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया जब आप वीडियो के नीचे टिप्पणी करें तो रेस्पेक्टफुल रहिए, सम्मानजनक बातें करिए प्लीज़। ये मेरा विनम्र अनुरोध है आप सबसे। तो ये जो 2024 का चुनाव होने वाला है, इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि ये जो 10 राज्य है जो आप देख रहे हैं, ये वो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती है। जैसा आपको पता है, सबसे टोटल अगर आप करेंगे कुल मिला के जितनी सीटें, वो आता है 543 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जैसे 80 सीट है। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल, बिहार, ऐसे ऐसे। तो ये आप देख रहे हैं, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने। तो ये जो टॉप 10 जो स्टेट्स है, शीर्ष 10 राज्य, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं में जो सबसे ज़्यादा सीट लाएगा वही सरकार बनाएगा केंद्र में, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो 543 सीट जो है, उसमें से अगर आप ये टॉप 10 राज्यों में अच्छा कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा, आपका फाइनल जो टैली है रिजल्ट, वो बहुत बढ़िया आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि इन टॉप 10 राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स है, जो मुख्यमंत्री है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इन सब का मैंने डेट ऑफ बर्थ स्टडी किया है। क्योंकि सबका कुंडली देखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जो अंक ज्योतिष है, जो न्यूमरोलॉजी है, उससे हम खाली जो व्यक्ति का जो जन्मदिन है वो दिन देख के ही बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ममता बनर्जी हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, फिर एक नाथ शिंदे जी हो गए। तो वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद जादुई संख्या तो आपको पता ही है, 272। जो 272 ले आएगा वो केंद्र में सरकार बनाएगा बिना गठबंधन के, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गवर्नमेंट। उसके बाद ये है चुनाव परिणाम का डेट, जो कि है 4 जून 2024। ये बहुत ज़रूरी है डेट, क्योंकि यही वो डेट है जिसकी दशाएं हमें देखनी पड़ेगी। अगर इसमें जिसकी दशा अच्छी आ गई वही जीतेगा। उसके बाद जैसा मैंने पहले बताया, कुछ चीज़ें ज्योतिष से पता चलती है, कुछ चीज़ें अंक शास्त्र से पता चलती है, जो न्यूमरोलॉजी है। तो मैंने इसमें दोनों का उपयोग किया है। जिसका भी मुझे कुंडली मिला है उसका मैंने कुंडली देखा है, जिसका कुंडली मुझे नहीं मिला उनका मैंने खाली डेट ऑफ बर्थ से अंक शास्त्र का प्रयोग करके खाली डेट ऑफ बर्थ देखा है। उसके बाद अभी एक बहुत विवाद होता है इसमें कि किसका कुंडली ले हम। जैसे कि अभी मोदी जी है जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता है, फिर राहुल गांधी जी है कि जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। तो इसमें बहुत सारा विवाद होता है कि हम किसका कुंडली लें, मोदी जी का देखें, राहुल जी का देखें, कि बीजेपी जो भाजपा का जो जब इसकी स्थापना हुई थी तब की देखे, या कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब वो वाली कुंडली देखे। तो इस पे बहुत सारे ज्योतिषियों का विभिन्न मत है, लेकिन मैं अपना मत स्पष्ट कर देता हूँ। मेरे अनुसार नेता की जो कुंडली होती है अभी फिलहाल वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए नेता जो है वो दिशा देता है, ठीक है। जो नेता बोलेगा कि यहाँ पे हम ऐसा करेंगे तो वो पार्टी वैसे ही करेगी। हाँ, उसमें आंतरिक मुश्किलें आ सकती है, लेकिन एंड में, फाइनल में, अंत में जो नेता बोलता है वही होता है, देश हो या जो पार्टी है वो उसी का। क्योंकि नेता के अंदर कुंडली में आत्मा होता है, राइट। आत्मा मतलब कि वो स्वतंत्र है, वो कुछ इच्छा कर सकता है वो। लेकिन जो संगठन है उसका जो कुंडली है उसका ज़्यादा मैं महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि उसका कोई उसमें कोई आत्मा नहीं है ना। लेकिन जो नेता है वो एक लिविंग पर्सन है, हाँ।
तो वो उनका कुंडली बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है देखना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें भी बहुत सारा डिबेट होता है कि किसका संगठन में किसका देखे। जैसे अभी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, शायद मुझे उनका एग्जैक्ट पद पता नहीं, बट शायद जो लीडर है ऑफिशियली वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। लेकिन ये सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख निर्णय होते हैं उसमें श्री राहुल गांधी जी का ही हाथ होता है, और वो जो बताता है फाइनली वही होता है। ये सब जानते हैं, ये किसी से छिपाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हम भाजपा का देखें तो जेपी नड्डा जी जो है वो अध्यक्ष है बीजेपी के। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि वो अध्यक्ष है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी जो बोलते हैं वही अल्टीमेटली एंड में वही होता है अंत में, ठीक है। तो इसीलिए हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि खड़गे जी का लेना है, शशि थरूर का लेना है, इसका लेना है, उसका लेना है। हम ये स्पष्ट जानते हैं, और विपक्ष में भी राहुल गांधी के अलावा कोई जो कांग्रेस पार्टी है, मेरा मतलब उसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है फिलहाल आज के तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, या है तो भी ना के बराबर है, जिसका पूरे भारत में प्रेजेंस हो, जिसका शक्ति हो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा। तो मतलब कि मेन जो स्पर्धा हो रही है वो इन दोनों के बीच ही हो रहा है। हाँ, उसके बाद हम एनडीए में देख सकते हैं, फिर इंडिया अलायंस में देख सकते हैं किसका क्या कैसा है, वो सब मैंने इंक्लूड किया है ऑलरेडी कैलकुलेशन में। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है कि ये दोनों का ही देखना, ये दोनों का दशा जैसा है वैसा ही आगे होगा। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। यहाँ जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ये वाला लगन कुंडली है। लगन कुंडली बताता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, घर नहीं बताता है लगन कुंडली। उसके बाद भावचलित कुंडली जो है ये बताता है कौन सा ग्रह किस घर में है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका ये जो घर है ये 7वां नंबर है, मतलब कि तुला लगन है इनका, लिब्रा एसेंडेंट। उसके बाद आपको देख के लग रहा होगा कि चंद्रमंगल इनके दूसरे घर में है, क्योंकि तुला से दूसरा राशि जो वृश्चिक है और चंद्रमंगल वृश्चिक में है। लेकिन नहीं, दूसरे घर में नहीं है, ये इनका पहला घर में है, क्योंकि इनका जो चंद्रमा और मंगल जिस डिग्री में है, भले ही वो स्कॉर्पियो में है मतलब कि वृश्चिक राशि में, लेकिन डिग्री जो होता है वो उस डिग्री में है जो कि अभी तक जहाँ से अभी दूसरा घर शुरू नहीं हुआ है, तो पहले घर में ही है, तो फर्स्ट हाउस ही है वो। तो मतलब चंद्रमंगल उनके लगन में है, स्कॉर्पियो में, ठीक है। लेकिन उनका जो मेन जो लग्न का साइन है वो लिब्रा है, तुला है, उसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद आप अगर ये कुंडली देखेंगे तो इसका लग्नेश जो है वो शुक्र है, क्योंकि तुला राशि का जो स्वामी होता है शुक्र होता है। तो शुक्र कहाँ पे है अभी? शुक्र यहाँ पे देखेंगे तो सिंह राशि का बैठा है, लेकिन 10वें घर में है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत 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 शक्तिशाली पोजीशन है ये। लग्नेश का 10वें घर में बैठना मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोजीशन होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आदमी में दृढ़ संकल्प, निष्ठा, ये सब बहुत होता है। आदमी जो सोचता है वो करके दिखाता है या करने का कोशिश करता है। उसके बाद इनका 10वां घर का स्वामी जो चंद्रमा है वो भी लगन में चला गया। ये भी एक बहुत ही अच्छा योग होता है। लेकिन हाँ, चंद्रमा नीच का है, मतलब कि इनका जीवन में जब वो बचपन में थे शुरुआत से ही बहुत कठिनाई मुश्किल रहा है इनके लाइफ में। आसान ज़िंदगी नहीं रही है इनकी। उसके बाद जैसा मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जब भी लग्नेश, दशमेश और 11वें घर का स्वामी एकादशेश जो है उनका, ये तीनों का जब आपस में संबंध बनता है तो वो एक कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो अभी यहाँ देखिए, लग्नेश 10वें में है, दशमेश लगन में है। उसके बाद जो 11वें घर का स्वामी है जो कि यहाँ बुध है, क्योंकि यहाँ पे वर्गो राशि है, मतलब कि जो कन्या राशि, वो बुध आके बैठा है 10वें घर में, ठीक है। तो ये 11वें घर का स्वामी जो है वो उच्च का हो गया। उसके बाद 10वें घर में बैठा है ये, और लग्नेश शुक्र के साथ बैठा है। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पोजीशन है, इससे अच्छा पोजीशन हो नहीं सकता है किसी कुंडली में।
इसका मतलब ये होता है कि सफलता आदमी के पास ऑटोमेटिकली आते जाती रहती है। और इसके बाद आप देखेंगे कुंडली में कुछ समस्याएं हैं, जैसा उनका गुरु जो है, तुला लग्न के कुंडली में गुरु जो है वो शुभ ग्रह नहीं माना जाता है गुरु को, क्योंकि वो त्रिक भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा घर जो है उसका स्वामी है। उसके बाद लेकिन भावचलित कुंडली में यहाँ पे आप देखेंगे, इसलिए भावचलित कुंडली देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे छठे घर का स्वामी नहीं है, पांचवें घर का स्वामी है। तो यहाँ पे भले ही वो तुला लग्न है, लेकिन यहाँ उनके लिए गुरु खराब नहीं है। उसके बाद गुरु यहाँ पे चौथे घर में बैठा है। और अगर आप उच्च और नीच होने का वो कंसेप्ट जानते हैं ज्योतिष में कि कुछ ग्रह उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का होता है। तो कर्क राशि जो है वो नैसर्गिक जो कालपुरुष कुंडली है उसमें चौथा घर होता है। तो यहाँ पे कर्क में तो नहीं है, लेकिन कुंभ राशि में है, लेकिन चौथे घर में। तो इसका मतलब ये है कि कुछ उनको शुरुआत में जो चौथा घर जो होता है ना, वो होमलैंड होता है, मातृभूमि होता है, उसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा इनको, और जो कि उन्होंने शायद किया भी है। लेकिन फिर बहुत इनका राइज होगा। और वो पंचमेश गुरु 10वें घर को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हालांकि हम यहाँ पे जो दृष्टि है वो हम लग्न कुंडली से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो भी वो 11वें घर को दृष्टि दे रहा है, जो कि भी उससे भी बढ़िया है। और उसके बाद आप अगर इनका दशा देखें तो जून 2024 में मंगल में बृहस्पति चलेगा इनका। तो मंगल जो है विशाखा नक्षत्र में और बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में। अभी मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में, क्योंकि जो विशाखा नक्षत्र है वो बृहस्पति का है, और गुरु जो है वो मंगल के नक्षत्र में, क्योंकि धनिष्ठ नक्षत्र मंगल का होता है। तो मतलब कि ये जो महादशा नाथ है और अंतरदशा नाथ वो एक दूसरे के नक्षत्र में बैठा है। ये बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है ये। और उसके बाद आप मंगल को देखेंगे, ये रोचक महापुरुष योग दे रहा है, क्योंकि मंगल लगन में बैठा है स्वराशि का, तो बहुत 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 ज़्यादा शक्तिशाली है ये मंगल। उसके बाद गुरु के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और क्या बताऊं। अभी श्री राहुल गांधी जी की कुंडली में आ जाते हैं। इनका भी तुला लगन है, गुरु लगन में है। फिर इनका भी देखेंगे आप, लग्नेश जो है शुक्र, वो भी 10वें घर में। तो ये भी बहुत दृढ़ संकल्पी वाले, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, या कोशिश करते हैं करना। वो होगा कि नहीं वो बात की बात है। जैसे मोदी जी का भी मैंने बताया, सेम है। और गुरु इनका लगन में, लेकिन यहाँ पे देखिए तुला लगन है, लेकिन यहाँ पे गुरु जो है वो छठे घर का स्वामी है। तीसरे घर का तो है ही मोदी जी का जैसा, लेकिन यहाँ छठे घर का स्वामी है, क्योंकि जो 12वां राशि है, जो मीन राशि है, वो छठे घर में आ रहा है। और वो छठा घर का स्वामी लगन में आके बैठ गया है, वो अच्छा नहीं होता है कुंडली के लिए। और गुरु जो है तुला राशि में, जो कि अच्छा राशि नहीं है गुरु के लिए, क्योंकि वो शत्रु राशि है। जैसे गुरु और शुक्र शत्रु है, तो शत्रु राशि में जाके बैठा है और ये लगन में बैठा है। तो इसका मतलब है कि जो शत्रु उनके होंगे वो उन पे हावी हो सकते हैं, मतलब कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इनके लिए मुश्किल हो इनके जीवन में। उसके बाद इनमें एक ज़बरदस्त चीज़ ये है राहुल जी की कुंडली में कि इनका 10वां घर का स्वामी जो है चंद्रमा और 11वां घर का स्वामी जो है सूर्य, वो दोनों एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये बहुत 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 अच्छा होता है किसी की कुंडली के लिए। और साथ में ये दूसरे घर का और 7वें घर का स्वामी जो है मंगल, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी लिंक्ड है इसमें। और शशि मंगल योग उनका है, जैसा चंद्रमा और मंगल की युति या संबंध जैसा कोई भी। और सूर्य मंगल का शक्ति भी है इनमें। तो ये बहुत दृढ़ संकल्पी है, बहुत ये प्रयास करते हैं चीज़ों को करने के लिए। तो ये अच्छा ही है। अभी इनका दो बहुत बड़ी समस्या है इनका कुंडली में। एक तो है राहु पंचम है। हमारे शास्त्रों में राहु को 5वें या 9वें जो हमारे त्रिकोण हैं उनमें अच्छा नहीं माना गया। वो इसीलिए होता है क्योंकि 5वां 9वां घर जो है वो ज्ञान और आध्यात्म का होता है, लेकिन जब राहु उसमें जाता है तो वो आपका ज्ञान आध्यात्म ये सब खराब करता है। तो इसका मतलब ये है कि उनको गलत, अभी राहु खराब करेगा का मतलब क्या है, मतलब ये है कि
आपको गलत चीज़ बताएगा। मतलब इनके जो सलाहकार है ये इनको गलत सलाह दे रहा है कि ऐसा मत करो, मतलब जैसा उनको करना चाहिए उसका पूरा उल्टा बता रहा है कि ऐसा करो, और जैसा नहीं करना चाहिए वैसा ही करने बोल रहे। तो इसके वजह से ये बहुत दिक्कत हो रहा है इनको। और राहु नौवे घर को दृष्टि डाल रहा है, फिर लगन को भी दृष्टि डाल रहा है, मतलब गुरु जो उनका बुद्धि और विवेक है उसको भी थोड़ा खराब कर रहा है। और वो इनके आवेश में आके कुछ भी कर रहा है बिना ज़्यादा सोचे समझे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये सूर्य पे भी राहु का दृष्टि जा रहा है। तो मतलब कि सूर्य पे राहु का दृष्टि पड़ना मतलब कि आपका जो प्रभु सत्ता है, आपका जो राज है, उसको कोई आपसे ले जा रहा है ना। तो ऐसा देखा गया, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लोग अभी छोड़ के बीजेपी में आए हैं पिछले कुछ 5, 6, 7 सालों में। तो इनका कुंडली देख के लगता नहीं है कि ये सिलसिला रुकेगा, ये लग रहा है और आगे चलेगा, और लोग कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी में आएंगे। हाँ, कुछ एक आधा लोग उधर से इधर भी आ सकते हैं, बट इनका देख के ऐसा लग रहा है। और दूसरा इनका सबसे जो मुश्किल जो ग्रह है वो शनि है, क्योंकि शनि जो है अभी इनका तुला लगन है तो योग कारक है, पंचमेश और चतुर्थेश वो होके नीच का बैठा है 7वें घर में। तो इसका मतलब साफ है कि जो 5वां घर मतलब जो एक वो होता है ना कि जो मंत्रालय मिलता है वो इनको नहीं मिलता है, या वो लेते नहीं। जैसे 2004 से 14 ये मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इनके पास कोई मंत्रालय नहीं था। मतलब इनके पास ऑप्शन था, वो चाहते तो कर सकते थे, बट इन्होंने लिया नहीं। और उसके बाद चतुर्थ भाव का स्वामी जो है पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मातृभूमि के लोगों का सपोर्ट दिखाता है। वो अभी नीच का है, इनका जन्म कुंडली में ही नीच का है, गोचर में नहीं है। तो इसके वजह से थोड़ा ऐसा दिख सकता है कि लोगों का सपोर्ट नहीं है इनके तरफ वो। और 2014 और 19 में भी आपने देखा है कांग्रेस पार्टी का बहुत खराब हालत हुआ है। तो अभी हम न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं, अरे उसके पहले हम दशा पे जाते हैं। तो इनकी दशा क्या चलेगी उस टाइम, जून 2024 में जब रिजल्ट आएगा, इनका राहु में इनका शनि चलेगा। अभी राहु में शनि मतलब जैसा कि राहु कहाँ पे है ना, राहु ट्राइन्स में है, जो हमारा त्रिकोण होता है। त्रिकोण को कभी कभार हम त्रिनेत्र भी बोलते हैं, शिव जी का जो त्रिनेत्र है। और शनि कहाँ पे है, शनि नीच का है, वो दुर्बल है। हाँ, लेकिन वो दिग्बल में है, तो अगर वो मेहनत करेंगे तो लोगों से कनेक्ट कर सकते। तो ये जो उन्होंने हाल ही में किया ना, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, ये सब बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये करके उनको और सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल इनका कुंडली में ये है कि वो जो लोग उनको धोखा दे रहे हैं और उनकी कठिनाइयों का फ़ायदा उठा रहे हैं, और जन समर्थन का अभाव है। और साथ में ये भी है कि लोग जो आपको गलत सलाह दे रहे हैं उसको काटने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे। तो मतलब इनको सही में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनको बहुत केयरफुली अपने जो एडवाइजर्स है, जो इनको सलाह देते हैं, इनके सलाहकार, उनको नियुक्त करते टाइम इनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि किसको अपने पास रख रहे हैं, किसको नहीं रख रहे। अभी अंक शास्त्र में चले जाते हैं, तो इसमें मोदी जी का है 17 सितंबर 1950, ये उनका जन्मदिन है। तो उनका मूलांक 8 हो गया, और 8 हो गया, भाग्यांक हो गया। पूरा डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करेंगे तो 5 आता है। तो ये बताता है कि इनमें मजबूत नेतृत्व है, फिर प्रशासक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, निडर है, साहसी है, ये दोनों में ही है। और मेहनती भी है। 8 है इनका मूलांक, तो 8 मूलांक जिसका होता है मेहनती बहुत ज़्यादा होता है। और भाग्यांक 5 है, तो वित्त, फाइनेंस, वेल्थ, इन सब का बहुत अच्छा ज्ञान है उनके पास। और राहुल जी के इसमें जाते हैं तो इनका मूलांक 1 होता है, तो ये भी अच्छे लीडर है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। और भाग्यांक इनका 6 होता है, तो इसके वजह से उनका स्वास्थ्य और फिटनेस की तरफ बहुत ध्यान होता है। जैसे उनका आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह देखेंगे, चलने का ढंग है काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टाइल से चलते हैं। और मुझे याद है कुछ सालों पहले उन्होंने कुछ बहुत पुशअप भी किया था, एक कॉलेज में गए थे, तो व्यायाम वगैरह भी बहुत अच्छा करते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अंकशास्त्र ये भी बता रहा है कि
ये थोड़ा असर्टिवनेस की थोड़ी कमी है इनमें, मतलब कम मुखर है थोड़ा, और कभी कभार मिसमैनेजमेंट हो सकता है, कुप्रबंध हो सकता है, और ये तो बता ही रहा है 100% कि सलाहकार इनके बुरे हैं। तो ये बुरे सलाहकार ये ज्योतिष और अंकशास्त्र दोनों बता रहे हैं, तो इनको बार बार ख्याल रखना चाहिए कि किससे वो सलाह ले रहे हैं, वरना बहुत खतरनाक हो सकता है इनके लिए। और इनका आगे जो दशा है, इस पे मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि इनका ये जो राहु और शनि जो इनका चलेगा या चल रहा है, वो चलता रहेगा अभी, वो मई जून जुलाई के दौरान या उसके बाद स्थिति और बिगड़ सकती है इनकी, और इनको कुछ कोर्ट केस या ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब शायद 1-2 दिन के लिए जेल भी जाना पड़े इनको, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 2024 का चुनाव होने वाला है, इस पे नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे और बहुत ही सहज विजय होगी, मतलब ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी उनको, इधर उधर से सीट बटोर के एनडीए बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। शायद पड़ सकता है, बट मुझे लगता है कि होगा भी तो वो भी बहुत सहज होगा, मतलब कि या तो बीजेपी का अकेला ही 300-320 सीट आ जाएगा, या एनडीए मिला के आ जाएगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हालांकि मुझे ये नहीं लगता है कि ये जो लोग बोल रहे हैं 400-500, मतलब 450-500 का, ऐसा मुझे नहीं लगता है 450-500 का। ये ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी 2029 का बात क्या होगा, 29 का बात मैं 29 में करूँगा, लेकिन अगर मैं ये लेके चलूँ कि मोदी जी स्वस्थ रहेंगे और वो किसी और को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, या स्वेच्छा से अगर वो छोड़ के नहीं चले जाते, और अगर उस टाइम राहुल गांधी जी फिर से इनके विपक्ष में रहते हैं और कोई ऐसा नेता नहीं रहता है जो राहुल गांधी से ज़्यादा लोकप्रिय है, और अगर इसी बार जैसा दोनों एक दूसरे के टक्कर में होते हैं, तो मुझे अभी 2024 में ये बताने में कोई शंका नहीं होगी कि तब भी विजय श्री नरेंद्र मोदी जी की ही होगी, और वो भी एक बहुत सहज विजय होगी, क्योंकि उनका दशा देख लिया है मैंने। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया वो देखना पड़ेगा कि उस टाइम कैसा परिस्थिति है, क्या है। लेकिन अगर अभी जैसा है सब कुछ वैसा रहे, तब मोदी जी जीतेंगे। तो एंड में कंक्लूजन यही है कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री 2014 से 34 तक रहेंगे, और उसके बाद भी रह सकते हैं, खैर उस पर मैं नहीं बोलूँगा। तो अभी के लिए तो 2024 मोदी जी जीतेंगे, सहज विक्ट्री होगा, मतलब इजीली ही विल विन, उसमें कोई मुझे संशय नहीं है। और आप सबका इतना दूर तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आप सब पे अपनी कृपा बरसाए रखे। वोट देने ज़रूर जाए और सोच के वोट डालें, और ये जाने कि आपका वोट देश की दिशा डिसाइड करेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।